ज्यादातर ये आपको मैंने बताया ना, एक तो वेस्ट साइड में मिलेंगी, दूसरी ध्रुव से नीचे की ओर आते मिलेंगी। लेब्राडोर दो चीजें होती है, एक होती है ओशियनिक वेव्स, और यहाँ से जब पानी नीचे को आएगा, ये सतह है ना, इससे नीचे आएगा पानी, ये होगी आपकी डाउन वैली। ये जो कॉन्टिनेंट है यानी ये महाद्वीप है, इनके पश्चिमी ये है तरंग, तो इसकी ये हाइट होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम लेके आए हैं अपने 77 टॉपिक सीरीज के अंदर ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो। पिछली कुछ वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हम अपना पहला मॉड्यूल पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने पढ़ा कोपन, थॉर्नोवाइट और ट्रिवार्था का क्लासिफिकेशन। आज हम अपना अगला चैप्टर, अपना अगला मॉड्यूल शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है ओशियन वेव्स एंड करंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या ओशियन वेव क्या है और ओशियन करंट क्या है। इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लगते एक ही है यहाँ पे, क्योंकि वर्डिंग ऐसी है कि सेम लगते हैं हिंदी में, लेकिन दोनों अलग अलग है। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेव यानी महासागरी तरंग क्या है। महासागरी तरंग जो है, पहली बात है कि एक लोकल फिनोमिना है। लोकल फिनोमिना का मतलब क्या है, जैसे मान लिया जाए ये कोई समुद्र है, कोई भी छोटा समुद्र हो सकता है, बड़ा समुद्र हो सकता है, कैसे ही समुद्र हो सकता है। ठीक है, इसमें किसी एक भाग के अंदर ये, जैसे आपने गोवा की पिक्चर्स देखी होंगी, उसमें क्या होता है आपने देखा ना, कोस्ट वाले इलाके में ऐसे पानी आता है फिर वापस जाता है, आता है वापस जाता है। ठीक है, यूजुअल। तो किसी भी छोटे इलाके के अंदर, मतलब एक कोई भी समुद्र है, उसका किसी भी एरियाज के अंदर क्या होगा, किसके कारण ज्यादातर होता है, हवा के घर्षण के कारण। क्योंकि अगर समुद्र के अंदर पानी है, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, तो इसके ऊपर हवा चलती है। तो हवा जब चलती है तो अपने साथ क्या होगा, इस पानी को भी आगे लेके जाएगी। ये हवा इस पानी को आगे लेके जाएगी, और आगे लेने की वजह से इसमें क्या होती है, हल्के से ऐसे बैंड आने शुरू होते हैं ऐसे। ठीक है, तो समुद्र का जल भी जो है इस तरीके से हवा के साथ इस तरीके से बैंड में चलना शुरू होता है। इसी को कहते हैं महासागरी तरंग। समझ में आई बात। तो महासागरी तरंग एक लोकल फिनोमेना है, मतलब छोटे एरिया में होता है। और दूसरी बात, इसमें क्या होती है, जो समुद्र का पानी है वो एक वेव फॉर्म में, तरंग फॉर्म में। वेव का मतलब समझ में आता है ना आपके, वेव मतलब होता है ये। इसमें क्या खासियत होती है कि इसमें इस वेव की एक हाइट होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, और इसकी एक तरंग दैर्घ्य होती है, एक आवृत्ति होती है। आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा, ये सब होता है। सिंपल सी बात है। तो वेव यानी तरंग क्या है, एक लोकल फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, हवा के घर्षण के कारण जो समुद्र का पानी है वो वेव फॉर्म में इस तरीके से तैरने लगता है। ठीक है, ऊंचाई तक उठता भी है। इसमें अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो ये देखो, होता है ना, आपने इस तरीके से स्पोर्ट्स गेम देखे होंगे जिसमें जब ये तरंग के फॉर्म में देख रहा है ना, ये एक तरंग के फॉर्म में पानी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं वेव। होता किस वजह से, मेनली जो है हवा के घर्षण, यानी समुद्र के ऊपर हवा चल रही है, उस वजह से होता है। ठीक है, इससे क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे कई चीजें हो सकती हैं। जैसे ये समुद्र है, इसकी कोस्ट लाइन, इसकी जो किनारे होते हैं, वहां पे जो परिस्थिति है उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मिट्टी का बहाव आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। इस तरीके से कई सारे जो है फिनोमिना हो सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े फिनोमिना भी हो सकते हैं, जैसे इससे कई बार चक्रवात बनते हैं। इस तरीके से गोल गोल बहुत बड़े एरिया में फैलने लगता है तो चक्रवात बन जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मोटा मोटा आपका थीम समझ में आना चाहिए कि क्या वेव है। ठीक है, महासागरी तरंग जो है वो क्या है। ठीक, तो परिभाषा की बात करें तो महासागरी तरंग महासागर की सतह पर हवा के घर्षण से उत्पन्न होने वाली जल के कणों की गोलाकार गति है। ठीक है, गोलाकार मैंने बताया ना कि इस तरीके से एक वेव फॉर्म में चलती है। राइट, कारण क्या है इसके कारण है, जैसे मैंने बताया, विंड है, हवा है, टाइडल आपने ज्वारी फोर्स देखा होगा ना। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि ज्वारी बहुत अलग है, जो आप समझते हैं उससे बहुत अलग है। एनसीईआरटी का जो ज्वारी डेफिनेशन है वो थोड़ी अलग है, तो उससे समझ में नहीं आता है। कुल मिला के बस आप ये समझ लिए कि हवा से, ज्वारी शक्ति से, और सुनामी। मैंने अभी बताया कि ये जो वेव्स है ये सुनामी में कन्वर्ट हो सकती है। एक्चुअल में ये सुनामी के कारण तरंग नहीं होती, तरंग के कारण सुनामी होती है। ठीक है, मोटा मोटा आप याद रखो कि ज्यादातर मैक्सिमम ये हवा के घर्षण के कारण पैदा होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या होती है मैंने बताया। इसमें तरंग की ऊंचाई होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, अवधि होती है, आवृत्ति होती है। ये तो समझ में आता होगा। ये है तरंग, तो इसकी ये हाइट होती है। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, किसी समय में कितनी बार ये तरंग बार बार उठ रही है, कितना टाइम ले रही है। ठीक है, इस तरीके से इसकी आवृत्ति होती है। तो ये सब जो है इसकी ये तरंग दैर्घ्य होती है। ये सब साइंस में पढ़ा होगा आपने। तो जब भी ओशियन वेव चलेगी तो उसमें ये सारी चीजें होंगी। ठीक, इसका प्रभाव क्या है, मैंने बताया कि इससे तटीय क्षेत्रों को आकार दिया जा सकता है, समुद्री परिस्थिति की तंत्र में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं,
और तटीय क्षरण हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रभाव होता है, बहुत ज्यादा नहीं। तो कुल मिला के ओशियन वेव जो होती है बहुत छोटा फिनोमिना है, ठीक है, बहुत हल्का फिनोमिना है जो ज्यादातर समुद्र के किनारों पे होता है। सिंपल सी बात, ठीक है। लिखा भी देखो नोट, मोस्टली इफेक्ट लोकली, मतलब कम छोटे एरिया को प्रभावित करती है। क्या आप भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। अचीवर्स लाया है आपके लिए एक जीएस फाउंडेशन का कोर्स। ये कोर्स आपके प्री और मेंस को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। इसकी अप्रोच ऐसी है कि जो भी आप प्री के लिए पढ़ेंगे वो आपको डिटेल तरीके से पढ़ाया जाएगा, ताकि वो सारी चीजें आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहे। यहाँ हमारे पास है एक्सपर्ट फैकल्टी जो अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट्स हैं। आपको यहाँ मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। और अगर आपको कोई डाउट आता है पढ़ने के दौरान, तो आप अपने टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सारा पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आप उसको प्रिंट करवा के भी अपने पास रख सकते हैं। और हर वीक आपका एक वीकली टेस्ट होगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके वीक सेक्शंस क्या क्या है और आपकी स्ट्रॉन्ग चीजें क्या क्या है। तो अगर आप भी पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और डाउनलोड करें अचीवर्स ऐप और अपने सपनों की ओर एक और कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ऐसा होता है कि ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, समझ में नहीं आता है। जैसे आपने एक पिक्चर देखा होगा, आपके समझ में आया होगा कि हाँ ये वेव है। तो इस तरीके से मेरा खुद का एक चैनल है जिसमें इस तरीके से एनिमेशन से ज्योग्राफी को बहुत इजीली समझाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल साइंसेस। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कई सारे ऐसे बेसिक टॉपिक होते हैं कि वायुदाब क्या है, आपको प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, आपको ये मिलेगा कि मतलब किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है, विंड क्या है, वेदर क्या है, ये छोटे टॉपिक जो है वो एनिमेशन के थ्रू इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। तो एक बार आप जाके इसे देख सकते हैं, ठीक है, एज यूजुअल। चलो, तो वेव हमारी समझ में आया। अब देखना है हमें ओशन करंट क्या होती है, ठीक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बहुत समझने वाली भी चीज है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, आपने देखा होगा ये इंडिया है अगर, तो इंडिया के पास इधर इंडियन ओशियन है, या फिर ऐसा समझ लो ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और नीचे इंडियन ओशियन है बड़ा सा, ठीक है। तो क्या होता है, एक बड़ा ओशन है, मान लीजिए ये बहुत बड़ा सागर है, ये हिंद महासागर है, मान लीजिए ये पूरा सागर है। तो इसमें आप एक चीज होती है कि ये समुद्र जो है बहुत गहराई तक होता है, बहुत नीचे तक होता है। नीचे होने की वजह से क्या होगा, इस सतह का तापमान बिल्कुल अलग होगा और सतह के नीचे का तापमान बहुत अलग होगा। नीचे सतह ठंडी होगी, मतलब समुद्र का पानी बहुत ठंडा होगा, और ऊपर, क्योंकि ऊपर जो है सनलाइट पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तो उसकी वजह से ये सतह ऊपर गर्म होती है। यानी जब समुद्र में, ध्यान रखना मैं पूरे समुद्र की बात कर रहा हूँ, ये पूरे महासागरों की बात कर रहा हूँ, ये बड़े तौर पर जितने 7 बड़े महासागर हैं उन पूरे महासागरों में होता है। जैसे वेव लोकली होती है, छोटे एरिया में होती है, लेकिन जो करंट होती है ये बहुत बड़े एरिया में होती है, ठीक है। तो इसको अगर पूरा समुद्र माने तो इसके निचले इलाकों में ठंडा तापमान होगा, यानी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा, और ऊपर जो है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब होगा क्या, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर कम होता है यानी गर्म होने लगता है, यानी इसकी सतह जब गर्म होगी तो ये मूव करना शुरू होगा, पानी मूव करना शुरू होगा, ठीक है। कहाँ की तरफ शुरू करता है, ठंडी तरफ, ठंड की तरफ। वायुदाब में पढ़ा होगा ना कि जहां टेम्परेचर अधिक होता है वहां क्या होता है, वायुदाब कम होने लगता है, ठीक है। टिपिकल नहीं बनाते, ठीक है। आपको मैं एक जो मैंने चैनल बताया उसमें एक वीडियो है वायुदाब क्या है, उसको समझना, उसमें ये समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको सिंपल करके समझाता हूँ आपको कि जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वहां गर्म इलाका होगा, और गर्म इलाके से क्या होगा, जैसे गर्म हवा गर्म होती है तो उसमें मूवमेंट आ जाती है, ठीक है, यानी वो चलना शुरू करती है आगे की तरफ। तो वो क्या करती है, कहाँ की ओर चलती है, ठंडे इलाकों की ओर चलना शुरू करती है, इस तरीके से। दिख रहा है ना, यहाँ से ये एरो देखो इस तरीके से जा रहा है, ये ऊपर सतह गर्म है तो ठंडे इलाकों की तरफ जाएगा। ये यहाँ ठंडा क्यों है, एक तो मैंने बताया कि ये जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ बर्फ यानी ध्रुवीय इलाका, ऐसा समझो ना। देखो पृथ्वी है, इसके ये वाले इलाके और ये वाले इलाके कैसे हैं, ध्रुवीय हैं, ठंडे हैं, जहाँ बर्फ जमी रहती है, ठीक है। और इसके इस वाले इलाके में जो समुद्र है यहाँ का पानी गर्म है, तो क्लियर हुआ। तो यहां से क्या होगा, इन गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ इस तरीके से एक वेव चलना शुरू करेगी। मैंने बताया पूरे मतलब बहुत बड़े इलाके के अंदर होता है, मतलब अगर भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ इतना बड़ा इलाके में ये वेव्स चलती है, ठीक है। अब ये वेव ऐसे नहीं चलती जैसा आप लोग ऐसा मान रहे कि बिल्कुल सीधा या फिर इस तरीके से बहुत मोटे तौर पर दिखाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक हवा का झोंका है, जैसे हवा चलती है उसके साथ साथ ये चलती है,
ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ से क्योंकि ये इलाके ठंडे हैं तो यहाँ का पानी भी ठंडा होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होती है डाउन वेलिंग, डाउन वेलिंग मतलब ये कि नीचे से ये ठंडा पानी इस तरफ आता है, यहाँ से गर्म पानी ध्रुव की ओर, अगर ये भूमध्य रेखा वाला गर्म वाला इलाका है तो यहाँ से गर्म वाले इलाके से सतह से गर्म पानी ठंडे इलाके की ओर और ठंडे से ये पानी गर्म इलाके की ओर। सिंपल क्लियर बात हुई। तो यही होती है महासागरीय तरंगें। जब क्या होता है बहुत बड़े लेवल पर, अगर आप इसे पूरा पृथ्वी मानो और ये ध्रुव मानो और ये भूमध्य रेखा मानो, तो भूमध्य रेखा से गर्म धाराएं ध्रुव की ओर और ध्रुव से ठंडी धाराएं नीचे से भूमध्य रेखा की ओर इस तरह चलती हैं। तो यही होती हैं महासागरीय धाराएं जो एक बड़े लेवल पर चलती हैं और इन्हीं ये क्या करती हैं, मतलब इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। कुल मिला के ये समझो कि ये महासागरीय धाराएं होती हैं, दो तरीके की हो सकती हैं, ये होंगी गर्म धाराएं और ये होंगी ठंडी धाराएं। पहली बात इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसमें दो टर्म और है, देखो क्या है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तौर पर। इसमें आपको दिख रहा होगा, अगर इस स्लाइड को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि अगर आप ये देखते हैं, इसे देखते हैं, तो ये है क्षैतिज लाइन, ठीक है, ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये जो गर्म धारा है ये कैसे चल रही है, इसे क्षैतिज चल रही है और ये भी क्षैतिज चल रही है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर है। यानी समुद्र इतना गहरा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जब ये पानी आता है, ये ठंडा पानी आया, इसने धक्का दिया ऊपर को, तो ये सतह की ओर ठंडा पानी आता है। ऐसा होता है जैसे आपने पानी के अंदर एक पानी को जब आप किसी भी बर्तन में ऐसे गर्म करोगे तो नीचे से क्या हो रहा है, नीचे अब तो गर्म नीचे से हो रहा है, तो नीचे से जब गर्म हो रहा है तो ये गर्म पानी ऊपर की ओर आता है और ऊपर से जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर आता है। इस तरीके से एक सर्कुलेशन बनता है। यहाँ उल्टा इसलिए है क्योंकि ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है, तो ये ऊपर वाला गर्म पानी नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा। इस तरीके एक साइकिल बनेगा, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि ये क्षैतिज धाराएं होती है और ये ऊर्ध्वाधर धारा होती है। इसको कहते हैं यहाँ पे अपवेलिंग, ध्यान से समझना, ठीक। ये है अपवेलिंग और यहाँ से जब पानी नीचे को आएगा, ये सतह है ना, इससे नीचे आएगा पानी, ये होगी आपकी डाउनवेलिंग। डाउनवेलिंग, ये दो वर्ड हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। समझ में आ गया होगा अपवेलिंग डाउनवेलिंग क्या है। जब महासागरों के अंदर क्या होता है कि जब गर्म पानी एक बहाव में चलता है ठंडे इलाकों के, तो ठंडे इलाकों से नीचे डाउनवेलिंग होती है। इसका मतलब ध्रुव इलाकों में डाउनवेलिंग होगी और अपवेलिंग होगी भूमध्य सागरीय इलाकों, भूमध्य रेखा वाले इलाकों में जहां गर्म तापमान होगा वहां अपवेलिंग होगी। सिंपल सी बात, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि महासागरीय धाराएं समुद्र जल का निरंतर पूर्वानुमेय और दिशात्मक गति है, एक डायरेक्शन में चलती है और हमेशा ये एक ही डायरेक्शन में चलती है। क्योंकि देखो समुद्र जो है ऐसा तो है नहीं इस साल बहुत गर्म हुआ अगले साल और बहुत गर्म, नहीं, हल्का थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आएगा, हर साल वैसे ही रहना है। तो ये धाराएं भी हर साल सेम रहती है, जैसी हैं वैसी रहती है, ठीक है। वे महासागरों में नदी की प्रवाह की तरह है, जैसे नदियां चलती है ना वैसी कुछ प्रवाह की तरह है, दिख रहा होगा, ठीक है। हालांकि नदी एक अलग चीज है और महासागरीय धाराएं एक अलग चीज है, बस एक कंपैरिजन के लिए दिया गया है कि ये बिल्कुल एक नदियों की तरह इनमें बहाव होता है, ठीक है। हालांकि दिखती नहीं है, एक हवा का झोंका होती है, लेकिन ये तापमान में बहुत परिवर्तन लाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से गर्म धाराएं ऊपर की तरफ जाएंगी तो यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा चेंज होगा, उसके आसपास के इलाकों में ये असर दिखेगा, ठीक है। मुख्य रूप से समुद्री जल में तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती है, वो मैंने पहले ही समझा दिया कैसे होती है, ठीक है। दो दिशाओं में जल गति करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ये भी हम समझ चुके हैं। और इसमें क्या होती है, अपवेलिंग और डाउनवेलिंग होती है। हिंदी में भी अपवेलिंग और डाउनवेलिंग समझो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्लियर हुआ क्या महासागरीय वेव्स हैं, क्या महासागरीय करंट है, दोनों हम क्लियर समझ चुके हैं, ठीक। ओशन करंट यानी महासागरीय जो धारा है उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो किस चीज से प्रभाव पड़ता है। पहला जल का तापमान, ये हम देख चुके हैं कि जल का तापमान के कैसे गर्म होता है और उससे प्रभाव पड़ेगा। डेंसिटी, बिल्कुल डेंसिटी से फर्क पड़ना चाहिए, ऑब्वियसली बात है फर्क पड़ना चाहिए। क्या मतलब है डेंसिटी का, ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र है। अगर इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, घनत्व ज्यादा होने का मतलब है कि ऐसा मान लो कि इसमें नमक बहुत ज्यादा है, अगर जितना ज्यादा नमक होगा वो उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही उस पर टेम्परेचर का प्रभाव अलग अलग होगा। जैसे ये वाला समुद्र है, इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है और दूसरे में डेंसिटी बहुत कम है, तो दोनों में
तापमान का फर्क आएगा एक ही एरिया में होने के बावजूद भी। ठीक है, कैसे? जैसे जो इलाका ज्यादा डेंस होगा वहां पे ये जो है ज्यादा समय लेगा गर्म होने में, और ये जो है कम समय लेगा गर्म होने में। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से जल के घनत्व से टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है, और ओवरऑल इस तरीके से जो महासागरीय धारा है इनमें प्रभाव पड़ता है। कोरियोलिस बल। अब कोरियोलिस बल क्या है, ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक हो जाता है, बट सिंपल इतना समझो कि कोरियोलिस बल होता है जिससे महासागरीय धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इनकी दिशा पर प्रभाव पड़ता है, वो हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि कोरियोलिस बल क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ग्रेविटेशन का फर्क पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण का, हवा का बिल्कुल पड़ेगा, हवा का फर्क पड़ेगा, सौर ऊर्जा और तापमान, क्योंकि सौर सनलाइट से ही ये गर्म होगा और ठंडा होगा। सिंपल, क्लियर हुआ। अब बाकी आगे समझने से पहले एक बार इसको समराइज करते हैं, हो सकता है आपका मिक्सअप हो गया हो। हमने समझा कि बेसिकली दो चीजें होती है, एक होती है ओशियनिक वेव्स जिन्हें कहते हैं हम वेव्स यानी तरंग, और दूसरी होती है ओशियनिक करंट यानी धाराएं। वेव क्या है? नंबर एक, वेव तो क्या है? लोकल फिनोमिना में, यानी क्षेत्रीय फिनोमिना है, यानी एक छोटे से क्षेत्र में होंगी। लेकिन जो ये धाराएं हैं ये ग्लोबल फिनोमिना है। ग्लोबल फिनोमिना है का मतलब पूरे विश्व में ये मतलब एक बहुत बड़े एरिया में ये प्रभाव करती हैं और बहुत बड़े एरिया में इंक्लूड होती है। ठीक है। दूसरा, वेव में एक फिक्स पैटर्न होता है कि इसमें एक तरंग की हाइट होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है, ये सब चीजें होता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। ये जैसे नदियां सीधी रेखा में गति करती हैं या हवा के बहाव से ऐसे गति करती हैं, कोई फिक्सेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, इस तरीके से गति करती है। सिंपल सी चीज है। तीसरा, इनके उत्पन्न होने का मुख्य कारण है हवा का जो घर्षण होता है वे। लेकिन इनका उत्पन्न होने का मुख्य कारण है तापमान में अंतर, समुद्र के तापमान में अंतर, यानी ऊपर तापमान ज्यादा है, नीचे कम है, इस वजह से ये धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है। इसमें होती है अपवेलिंग और डाउनवेलिंग। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग हमने समझा था क्या है अपवेलिंग और डाउनवेलिंग, किस तरीके से ऊपर को पानी जाता है तो अपवेलिंग, नीचे उतरता है तो डाउनवेलिंग। इसमें अपवेलिंग और डाउनवेलिंग नहीं होती। सिंपल सी बात है। इसका प्रभाव विश्व पर बहुत ज्यादा होता है, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका है, नॉर्थन अमेरिका है, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, लेकिन जब यहाँ से गर्म धाराएं चलती हैं तो वो बर्फ पिघला देती है, तो वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ का जो मौसम है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। इस तरीके से कई देशों में या कई कॉन्टिनेंट में ये असर कर सकती है धाराएं, लेकिन ये जो तरंग है वो ऐसा काम नहीं करती। सिंपल डिफरेंस समझ में आया? नो। अब देखो, मैंने पहले ही बताया कि टाइप्स ऑफ करंट, यानी जो धाराएं हैं वो दो तरीके की होती है, एक ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। ठीक है, ठंडा और गर्म किस तरीके से मैंने ये समझा दिया, इसमें समझने की कोशिश करो। ये ध्रुवीय वाला इलाका है, यानी ये ठंडा इलाका है, और ये इक्वेटर वाला इलाका है, ये गर्म इलाका है। तो यहाँ से जितनी भी धाराएं ये ऊपर की तरफ चलेंगी, दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ चलेंगी, ये हमेशा गर्म धाराएं होंगी, और यहाँ से जितनी धाराएं नीचे की ओर चलेंगी ये ठंडी धाराएं होंगी, क्योंकि तो ठंडा इलाका है, यहाँ से ठंडी धाराएं, यहाँ से गर्म धाराएं। सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, ज्यादातर गर्म धाराएं जो हैं इन महाद्वीपों के पूर्वी इलाके में होंगी। ठीक है, हालांकि कुछ पश्चिमी इलाके में भी होती है, लेकिन ज्यादातर जो है ये पूर्वी इलाके, ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ये इसके पूर्वी वाले इलाकों में ये गर्म धाराएं होंगी, जबकि पश्चिमी वाले इलाकों में ठंडी धाराएं होंगी। अभी मैं पहचानना बताऊंगा इसमें से कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, बस अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि ये जो कॉन्टिनेंट है, यानी ये महाद्वीप है, इनके पश्चिमी जोन में ठंडी जलधाराएं और पूर्वी जोन में गर्म जलधाराएं होती हैं। अभी क्यों होती हैं ये थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है। ठीक है, उसको कभी बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना याद रखो, महाद्वीप जो है उनके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं और पूर्वी भाग में गर्म जलधाराएं होती हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ लिखा है। ठंडी धाराएं जो है यह गर्म जल क्षेत्रों में ठंडा जल लाती है। मैंने बताया ना, जैसे ये ठंडे इलाके हैं, यहाँ ठंडी धाराएं हैं, कहाँ की ओर बढ़ रही है? गर्म इलाके की ओर, और ये गर्म धाराएं ये कहाँ की ओर बढ़ेंगी? ठंडे इलाके की ओर। ठीक है। दूसरा, ये धाराएं आमतौर पर मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ये मैंने बता दिया। दोनों गोलार्ध में सच है कहने का मतलब कि ये दोनों गोलार्ध में होता है ऐसा। ठीक है, गोलार्ध तो समझ में आता होगा ना। ये जो है ये यहाँ को उत्तरी गोलार्ध है, इस रेखा से ऊपर, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो यही ये मतलब जैसे हमने पढ़ा ना कि पश्चिमी
पश्चिमी इलाकों में ठंडी धाराएं, तो ऐसे ही यहाँ के भी पश्चिमी इलाकों में ठंडी धाराएं। इस तरीके से दोनों गोलार्धों में संभव होगा। उसके बाद देखो, इसमें उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में पूर्वी तट पर पाई जाती है ठंडी धाराएं। यूजुअली पश्चिमी तटों पर पाई जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं पूर्वी तट पर भी हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, बट सिंपल याद रखो, ज्यादातर पश्चिमी धाराएं पे होती है, लेकिन कुछ पूर्वी भागों पर भी हो सकती है महाद्वीप। ठीक, गर्म जल धाराएं पढ़ लिया हमने कि यह जो है ठंडे जल क्षेत्रों से गर्म जल लाती है, ऊपर को चलती है। और दूसरा, आमतौर पर निम्न और मध्य अक्षांशों में। निम्न और मध्य अक्षांश क्या होते हैं? ये इलाके हैं, इनको कहते हैं मध्य अक्षांश, और ये इलाके हैं जो ऊपर है, ये इलाके, इनको कहते हैं निम्न अक्षांश। ठीक है, निम्न और मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों की पूर्वी तट पर देखी जा सकती है। ये हमने पढ़ लिया, गर्म धाराएं पूर्वी तट पे और ठंडी धाराएं पश्चिमी तट पे। ऐसा क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें? अब है मेनली आपका काम। जितना समझ में आया। एग्जाम में जो अभी तक पढ़ा वो 10% है, अब जो पढ़ेंगे वो 90% एग्जाम में आता है। क्या आता है? तो हमें क्या करना है, इस मैप में से याद करना है कौन सी ठंडी धाराएं हैं और कौन सी गर्म धाराएं हैं। एग्जाम में पूछता है, लोकेशन के साथ पूछेगा कि कौन सी धाराएं कहाँ चलती है, तो आपको याद होना चाहिए। ये मैप मैंने दिया है, इसको एक बार ध्यान से समझना। देखो, इसमें से जो रेड वाले हैं, ये रेड है ना, ये गर्म जल धाराएं है। ठीक है, और ये जो लिखा है हल्की सी ब्लू कलर की है, ये कौन सी है? ठंडी जल धाराएं है। ठीक है, लिखी है मैंने अलग से, ध्यान से समझना। एक एक करके हम देखते हैं। इनकी लोकेशन हमें याद होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनका नाम याद होना चाहिए। यही आपका टास्क है इस चैप्टर में। ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, गर्म जल धाराएं देखो, एक एक करके देखते हैं। पहली है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम दिख रही है, ये है गल्फ स्ट्रीम। कहाँ से कहाँ की चल रही है? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और ये जो है आपका इंडिया है, या फिर हम इसे कह सकते हैं एशिया है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ चलती है? नॉर्थ अमेरिका के कौन से इलाके में? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इधर ईस्ट पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो दिख रही है इसमें? क्यूरोसियो इस वाले मैप में आपको दिखेगी, ये है क्यूरोसियो। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के बगल में है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आपको देखने की एगुलास। एगुलास यहाँ देखो, अफ्रीका और ये वाला इलाका, ये है मेडागास्कर है, इनके बीच में जाती है एगुलास। ठीक है, उसके बाद है ब्राजीलियन करंट, ये है देखो। ये सारी गर्म धाराएं, मैं गर्म अलग लिखी है, ठंडी अलग लिखी है, ताकि आप याद कर सको कौन सी गर्म है कौन सी ठंडे है, और इसकी लोकेशन जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये देखो, आपको ये मिलेगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है ये पूरा, तो यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, गर्म है। नेक्स्ट है कैरिबियन। कैरिबियन बिल्कुल यहाँ पे होती है, शायद इस वाले मैप में हो, नहीं, दोनों में नहीं है, बट यहाँ पे होती है, गल्फ के बगल में ही, बिल्कुल यहाँ पे ये कैरिबियन सागर है, यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपको ये मिलेगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल। यहाँ पे भी नॉर्थ इक्वेटोरियल इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऐसे चलती है। देखो, यहाँ से चली नॉर्थ इक्वेटोरियल, फिर यहाँ को चली, इस तरीके से नॉर्थ इक्वेटोरियल। ठीक है, एक ही करंट है, इस तरीके से चलती है। नेक्स्ट है साउथ इक्वेटोरियल। इसके नीचे जस्ट साउथ इक्वेटोरियल दिख जाएगी आपको, ये भी ऐसी ही चलती है। देखो, साउथ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ऐसे। ठीक है, भूमध्य सागर ये इस तरीके से चलती है। ये भूमध्य रेखा लाइन है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर है। इसके ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल, इसके नीचे साउथ इक्वेटोरियल, और इसके बीच में ये इक्वेटोरियल काउंटर चलती है, यानी उल्टी चलेगी। ये इधर को चल रही है तो ये इधर को चलती है, इक्वेटोरियल काउंटर, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है फिर ऑस्ट्रेलियन करंट। ऑस्ट्रेलियन करंट आपको यहाँ पे मिलेगी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, उसके बाद है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक यहाँ पे चलती है, ये मेडागास्कर है, इसके एक साइड चलती है अगुलास, दूसरी साइड चलती है यहाँ पे मोजाम्बिक। ठीक है, शायद इस वाले मैप में हो। अच्छा, ये मैप थोड़ा सा अलग है ना, इसमें अफ्रीका इधर और नॉर्थ अमेरिका इधर, बट फिर भी देखो, इसको समझो, एगुलास और ये मेडागास्कर, यहाँ पे मोजाम्बिक है, इसमें भी नहीं दिया है, बट समझ लो कि यहाँ मोजाम्बिक है। ठीक, ये हो गई आपकी वार्म करंट। उसके बाद देखो कोल्ड करंट कौन सी है? कोल्ड करंट ये है, इसमें सबसे पहले देखो आपको मिलेगी लेब्राडोर। ये देखो लेब्राडोर, ज्यादातर ये आपको मैंने बताया ना, एक तो वेस्ट साइड में मिलेंगी, दूसरी ध्रुव से नीचे की ओर आते मिलेंगी लेब्राडोर। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया, ध्यान रखना है कहाँ पे लोकेशन और नाम। नेक्स्ट है हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट एक्चुअल में ये है, पेरू करंट को कहते हैं हम्बोल्ट। ठीक है, पेरू का दूसरा नाम भी हम्बोल्ट है, इसलिए काफी कंफ्यूजन होता है कई बार, लेकिन ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेंगोला। बेंगोला ये है देखो,
ठीक है, ये सारी दिख रही है ना आपको, ये ध्रुव से ऊपर की ओर जा रही है, वो उल्टा हो रहा था, यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर जा रही है, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ दोनों साइड। ये उत्तरी अक्षांश में यहाँ से आ रही है, और सॉरी उत्तरी गोलार्ध में ऐसे आ रही है, दक्षिण गोलार्ध में ये भी भूमध्य रेखा की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है कैनारी। कैनारी दिख रहा है आपको, ये है कैनारी, कहाँ से आ रही है, ये भी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ओयोसियो यहाँ पे मिलेगी आपको, ये है ओयोसियो, ठीक। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन है, इसके बगल में वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ये गर्म है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ठंडी है। नेक्स्ट है फॉकलैंड। फॉकलैंड आपको मिलेगा इस वाले मैप में, देखो ये है फॉकलैंड, पेरू के जस्ट इधर वाले इलाका, ये है ना, ये इधर पेरू है, इधर इसकी फॉकलैंड चलती है इस तरीके से, ठीक है। कुल मिला के आपको समझ में आ चुका होगा कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, और इनको याद करना है विद लोकेशन। विद लोकेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका की एक साइड गल्फ चलती है, दूसरी साइड कैलिफोर्निया, ये गर्म है ठंडी है, वो मतलब एक दो बार आप मैप देखोगे इस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे, याद हो जाएंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सी धारा कहाँ चलती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसी तरह से याद रहेगा, ठीक। तो इससे इतना ही था, इस टॉपिक से छोटा टॉपिक था। इसके बाद ये टॉपिक भी बहुत छोटा है, ठीक है, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसमें इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर आपको क्या और चीज़ें हमसे चाहिए होती है, ठीक है, तो वो चीज़ें बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।